स्टोरी की शुरुआत मार्स यानी मंगल ग्रह से होती है, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स असिडालिया प्लैनेटिशिया नाम की जगह पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये टीम मार्स की मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट कर रही होती है ताकि उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सके। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि अचानक उन्हें एक इमरजेंसी वार्निंग मिलती है। कंप्यूटर सिस्टम बताता है कि एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक स्टॉर्म बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा है। ये मैसेज मिलते ही जॉनसन फौरन कमांडर और बाकी टीम को HAB यानी हैबिटेट मॉड्यूल के अंदर बुला लेता है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये तूफान इतना ज्यादा पावरफुल है कि लगभग 8600 न्यूटन फोर्स के साथ उनके MAV से टकराने वाला है। MAV यानी मार्स असेंट व्हीकल एक रॉकेट होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को मार्स की सरफेस से उठाकर ऑर्बिट में घूम रहे उनके स्पेसशिप तक ले जाता है। इस रॉकेट का सीधा खड़ा रहना बहुत जरूरी होता है। अगर तूफान की वजह से MAV गिर गया या डैमेज हो गया तो पूरी टीम मार्स पर हमेशा के लिए फंस सकती थी। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए कमांडर ने तुरंत मिशन कैंसिल करने और अर्थ पर वापस जाने का ऑर्डर दे दिया। कमांडर अपनी टीम को लेकर MAV की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तब तक स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत के साथ आ चुका होता है और हालात लगातार खराब होते जा रहे होते हैं। जैसे ही कमांडर HAB का एयरलॉक खोलती है, एक बहुत तेज हवा का झोंका अंदर घुस आता है, जिससे सब लोग मुश्किल से खुद को संभालते हैं। फिर भी कमांडर हिम्मत करते हुए सबको लेकर MAV की तरफ चल पड़ती है। 5 एस्ट्रोनॉट्स तूफान के बीच मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक ब्रोकन एंटेना मार्क वॉटनी नाम के एस्ट्रोनॉट से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोर की होती है कि मार्क हवा में उछलकर तूफान में दूर जा गिरता है और सबकी नजरों से गायब हो जाता है। इसी दौरान मार्टिनीज को अपने कंप्यूटर पर सिग्नल मिलता है कि मार्क के स्पेस सूट से ऑक्सीजन लीक हो रही है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। अगर स्पेस सूट की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मार्क कुछ ही सेकंड्स में मर सकता था। कमांडर और उसकी टीम तूफान के बीच मार्क को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। उनका मार्क से सिग्नल भी टूट जाता है। काफी कोशिश के बाद भी जब मार्क नहीं मिलता तो उन्हें मजबूरन मानना पड़ता है कि शायद मार्क अब जिंदा नहीं रहा। इसी वक्त MAV भी तूफान की वजह से धीरे धीरे झुकने लगता है। कमांडर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। आखिर वो मजबूरी में लॉन्च का ऑर्डर दे देती है और बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ मार्स छोड़कर अर्थ की तरफ रवाना हो जाती है, जबकि सबके दिल में मार्क को खो देने का दुख होता है। लेकिन अगले दिन जब तूफान खत्म होता है तो एक हैरत अंगेज बात सामने आती है। मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा होता है। जिस एंटेना से वो टकराया था उसका एक हिस्सा उसके स्पेस सूट को फाड़कर उसके जिस्म में घुस गया था, लेकिन अजीब इत्तेफाक से उसका खून और वो मेटल रॉड मिलकर सूट का प्रेशर मेंटेन कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती और मार्क की जान बच जाती है। होश में आने के बाद मार्क खुद को मार्स के बीच बिल्कुल अकेला पाता है। वो समझ जाता है कि बाकी टीम उसे मरा हुआ समझकर मार्स छोड़कर जा चुकी होगी। मार्क उस मेटल रॉड को सीधा नहीं निकालता क्योंकि इससे उसका सूट और डैमेज हो सकता था। वो रॉड को एंटेना डिश से अलग करता है और दर्द बर्दाश्त करते हुए मुश्किल से चलकर वापस HAB तक पहुंच जाता है। अंदर पहुंचकर वो तुरंत अपना स्पेस सूट उतारता है और जोर लगाकर रॉड को अपने पेट से निकाल देता है। दर्द की वजह से उसकी चीख पूरे HAB में गूंज उठती है। फिर वो फर्स्ट एड किट की मदद से जख्म को साफ करता है और स्टेपलर की मदद से अपने जख्म को बंद कर देता है। अब मार्क को असली प्रॉब्लम का एहसास होता है। वो मार्स पर बिल्कुल तन्हा फंस चुका था। कम्युनिकेशन डिश डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो नासा से कांटेक्ट कर सकता था और ना ही अपनी टीम से। और अगर किसी तरह कांटेक्ट हो भी जाता तो मार्स तक मदद पहुंचने में कम से कम 4 साल लगते। HAB सिर्फ 31 डेज के लिए डिजाइन किया गया था। अगर ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो जाता तो वो घुट कर मर सकता था। अगर वाटर रिसाइकलर बंद हो जाता तो प्यास से मर जाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इतना खाना भी नहीं था कि वो 4 साल तक जिंदा रह सके। पहले तो मार्क बहुत मायूस हो जाता है और अपने कंप्यूटर जर्नल में सारी सिचुएशन रिकॉर्ड करता है, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि वो बिना कोशिश किए मार्स पर मरने वाला नहीं है। वो एक सर्वाइवल प्लान बनाता है। उसका प्लान ये था कि वो नासा के एरिस 4 मिशन का इंतजार करे, जो 4 साल बाद मार्स पर आने वाला है। लेकिन तब तक जिंदा रहने के लिए उसे खाना चाहिए था। तब उसकी नजर आलू पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मार्क डिसाइड करता है कि वो मार्स की बंजर जमीन पर फार्मिंग करेगा। वो मिट्टी इकट्ठी करता है और ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करता है ताकि सॉइल फर्टाइल बन सके। फिर वो पोटैटोज को काटकर मिट्टी में लगा देता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की होती है। मार्स पर पानी नहीं होता। मार्क अपनी साइंटिफिक नॉलेज यूज करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर
केमिकल रिएक्शन से पानी बनाता है। पहली बार एक्सपेरिमेंट करते वक्त ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से रूम में जमा हो चुकी होती है। लेकिन दूसरी बार वो सही कैलकुलेशन करता है और पानी बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद जब पहला पोटैटो प्लांट उगता है तो मार्क की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। धीरे धीरे उसकी फार्मिंग सक्सेसफुल हो जाती है और उसके पास हंड्रेड्स ऑफ पोटैटोज हो जाते हैं। इसी दौरान अर्थ पर भी नासा को पता चल जाता है कि मार्क शायद जिंदा है। सैटेलाइट इमेजेस में इक्विपमेंट की पोजीशन चेंज दिखती है और सोलर पैनल्स साफ नजर आते हैं। तब सबको समझ आता है कि मार्स पर कोई काम कर रहा है और यहीं से शुरू होती है मार्क को बचाने की एक नई मिशन प्लानिंग। स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है जब मार्क को मार्स पर फंसे हुए तकरीबन 70 दिन हो चुके होते हैं। इस दौरान उसने अपनी मेहनत और समझदारी से खाने और पानी का कुछ इंतजाम कर लिया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मार्स से जिंदा वापस कैसे निकला जाए। मार्क को पता था कि नासा का नेक्स्ट मिशन एरिस 4 अब से लगभग 4 साल बाद मार्स पर लैंड करेगा। अगर वो किसी तरह इतना वक्त जिंदा रह जाए और उस मिशन की लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जहां मार्क इस वक्त था वहां से एरिस 4 की लैंडिंग लोकेशन तकरीबन 3200 किलोमीटर दूर थी। मार्स के खतरनाक एनवायरनमेंट में इतना लंबा सफर करना किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था। मार्क फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो बैठकर कैलकुलेशंस करता है और पता लगाता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो तकरीबन 50 दिन में वहाँ तक पहुँच सकता है। ये सोचकर वो तुरंत अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। उसके पास एक रोवर व्हीकल था जो थोड़ा खराब हो चुका था, लेकिन मार्क एक साइंटिस्ट था और उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने खराब रोवर के यूजफुल पार्ट्स निकालकर दूसरे वर्किंग रोवर में फिट कर दिए। इस मॉडिफिकेशन के बाद अब उसका रोवर लंबी जर्नी के लिए ज्यादा पावरफुल और रिलायबल बन गया। लेकिन एक और बड़ा मसला अभी भी बाकी था। मार्स पर रात के वक्त टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि इंसान का खून जम सकता है। अगर मार्क रात में रोवर के अंदर रहा तो वो ठंड की वजह से मर सकता था। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मार्क को एक रिस्की आइडिया आता है। जब उनकी टीम मार्स पर आई थी तो उन्होंने एक न्यूक्लियर बैटरी को जमीन के अंदर दफन कर दिया था। ये बैटरी असल में एक रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर थी जो एनर्जी और हीट जनरेट करती थी। इसको जमीन में इसलिए दबा दिया गया था ताकि कोई रेडिएशन का खतरा ना हो। मार्क रिस्क लेते हुए उस बैटरी को जमीन से निकाल लेता है। अगर ये बैटरी डैमेज हो जाती तो उससे निकलने वाली रेडिएशन मार्क को तुरंत मार सकती थी। लेकिन मार्क बहुत एहतियात से उस बैटरी को अपने रोवर के पीछे लटका देता है ताकि उससे निकलने वाली हीट रोवर के अंदर टेम्परेचर को वार्म रखे। इस तरह मार्क में मार्स की खतरनाक ठंड का भी सलूशन निकाल लिया। इसी दौरान अर्थ पर नासा भी मार्क को बचाने के लिए प्लान्स बना रहा था। नासा ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL को एक मुश्किल टास्क दिया। उन्हें सिर्फ 3 महीने के अंदर एक सप्लाई प्रोब बनाना था जो मार्स पर मार्क तक जरूरी सामान पहुंचा सके। नॉर्मली किसी भी स्पेस प्रोब को तैयार करने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ आधा वक्त था। JPL के डायरेक्टर ब्रूस और उनकी टीम पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर था। नासा का प्लान ये था कि इस प्रोब के जरिए मार्क तक 4 साल के लिए खाना, पानी और सर्वाइवल इक्विपमेंट भेजा जाए ताकि वो तब तक जिंदा रह सके जब तक एरिस 4 मिशन मार्स पर नहीं आ जाता। JPL की टीम दिन रात मेहनत करके इस मिशन को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रही थी। उधर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर टेडी सैंडर्स ने सैटेलाइट स्पेशलिस्ट मिंडी पार्क को एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी। अब मिंडी को सैटेलाइट्स के जरिए मार्क की हर मूवमेंट और एक्टिविटी को ट्रैक करने का फुल एक्सेस दे दिया गया ताकि पता चल सके कि वो मार्स पर क्या कर रहा है और किस हालत में है। मार्स पर मार्क की मेहनत रंग ला रही थी। उसने जो आलू की फसल उगाई थी वो अब पूरी तरह से ग्रो हो चुकी थी। जब मार्क ने अपने उगाए हुए आलू देखे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने लगभग 400 पोटैटोज उगाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मार्क ने स्मार्ट प्लानिंग करते हुए बड़े आलू खाने के लिए रख लिए और छोटे आलू दोबारा उगाने के लिए मिट्टी में लगा दिए। इस तरीके से मार्क ने मार्स जैसे बंजर प्लैनेट पर अपने लिए परमानेंट फूड सिस्टम बना लिया था। अब उसे भूख से मरने का खतरा कम हो गया था। लेकिन मार्क को पता था कि जब तक वो नासा से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता तब तक उसकी सर्वाइवल के चांसेस कम हैं। मार्स जैसे वीरान प्लैनेट पर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मार्क फिर भी हार नहीं मानता। आखिरकार उसे एक आइडिया आता है। वो अपने रोवर में बैठता है और एक लंबे और अननोन सफर पर निकल पड़ता है। अर्थ पर सैटेलाइट से उसकी मूवमेंट देखकर मिंडी और विंसेंट कपूर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें
समझ नहीं आता कि मार्क अपनी सेफ जगह छोड़कर किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्यों। मार्क लगातार 13 दिन तक एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहता है, जिससे नासा की टीम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर अचानक विंसेंट कपूर को एक आइडिया आता है। जब वो मैप पर मार्क का रूट ट्रैक करता है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। असल में मार्क 1996 में मार्स पर भेजे गए नासा के पाथफाइंडर लैंडर की तरफ जा रहा होता है। पाथफाइंडर का मिशन मार्स की मिट्टी, एनवायरनमेंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था, लेकिन 1997 में उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और नासा से उसका कांटेक्ट हमेशा के लिए टूट गया था। अब वो पुराना लैंडर मार्स की मिट्टी में कहीं दफन हो चुका था और मार्क उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर ढूंढने निकल चुका था। मार्क लगातार कई दिन तक मार्स की सरफेस पर ट्रैवल करता रहता है। उसका टारगेट एक पुराना नासा मिशन था जिसे पाथफाइंडर के नाम से जाना जाता है। ये मिशन 1996 में मार्स पर भेजा गया था, लेकिन कुछ साल बाद उसका सिस्टम बंद हो गया था और नासा का उससे कांटेक्ट टूट गया था। मार्क को उम्मीद थी कि अगर वो इस पुराने लैंडर को ढूंढकर उसे दोबारा चला दे तो शायद वो अर्थ से कांटेक्ट कर सके। कई दिन की मुश्किल जर्नी के बाद आखिर मार्क उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पाथफाइंडर लैंड हुआ था, लेकिन अब वो मशीन मार्स की मिट्टी और धूल के नीचे दबा हुआ होता है। मार्क बहुत मेहनत करता है और अपने हाथों से मिट्टी हटाकर पाथफाइंडर को जमीन से निकालता है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो उसे रोवर के साथ कनेक्ट कर देता है और धीरे धीरे उसका सिस्टम ऑन करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से पाथफाइंडर का सिस्टम अभी भी काम कर सकता था। जब मार्क उसका कैमरा एक्टिवेट करता है तो नासा के सैटेलाइट्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्थ पर बैठे साइंटिस्ट्स स्क्रीन पर अचानक पाथफाइंडर के कैमरा से आने वाली इमेजेस देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि मार्क वॉटनी जिंदा है। नासा की पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब उनके पास मार्क से बात करने का एक तरीका मिल चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाथफाइंडर का सिस्टम सिर्फ इमेजेस भेज सकता था। उसमें कोई मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था जिससे वो डायरेक्टली मैसेज भेज सके। इसलिए नासा के इंजीनियर्स एक नया तरीका यूज करते हैं। वो मार्क को कैमरा के जरिए सवाल भेजते हैं और मार्क को जवाब देने के लिए बाइनरी कोड सिस्टम सिखाते हैं। मार्क अपने रोवर के कैमरा को यूज करके येस और नो सिग्नल्स के जरिए नासा को आंसर्स देता है। धीरे धीरे वो एक सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम बना लेते हैं जिसमें मार्क लेटर्स और नंबर्स के जरिए मैसेज भेजने लगता है। अब पहली बार मार्क और नासा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। अर्थ पर नासा मार्क को देखकर इमोशनल हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि वो इतने दिन मार्स पर अकेला रहकर भी साइंस और इंटेलिजेंस की मदद से जिंदा रहा। नासा तुरंत मार्क के लिए एक सप्लाई मिशन लॉन्च करने का प्लान बनाता है जिससे उस तक खाना और इक्विपमेंट पहुंचाया जा सके। जेपीएल की टीम जल्दी एक रॉकेट तैयार करती है और उसे लॉन्च भी कर दिया जाता है। सब लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये मिशन कामयाब होगा और मार्क तक जरूरी सामान पहुंचा देगा, लेकिन लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। रॉकेट हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है और पूरा सप्लाई मिशन तबाह हो जाता है। ये देखकर नासा की टीम शॉक में चली जाती है। उनकी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। अब मार्क के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उन्हीं पर सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक और अनएक्सपेक्टेड हेल्प सामने आती है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा को एक ऑफर देता है। उनके पास एक पावरफुल रॉकेट था जो अभी तक किसी मिशन के लिए यूज नहीं हुआ था। चाइना प्रपोज करता है कि अगर नासा चाहे तो वो अपना रॉकेट यूज कर सकता है ताकि मार्क तक सप्लाई पहुंचाई जा सके, लेकिन नासा को पता था कि इस प्लान में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इसी दौरान नासा के एक यंग साइंटिस्ट रिच पर्नेल को एक नया और रिस्की आइडिया आता है। उसका प्लान ये था कि जो एरीज 3 क्रू अर्थ वापस आ रहा है उनके स्पेसशिप को दोबारा मार्स की तरफ भेजा जाए। अगर वो अपना रूट चेंज कर दें तो वो मार्स के पास से गुजर सकते हैं और मार्क को रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन इस प्लान में बहुत बड़ा रिस्क था। इसका मतलब था कि क्रू को महीनों तक और स्पेस में रहना पड़ेगा और उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। शुरू में नासा इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बाद में जब एरीज 3 के एस्ट्रोनॉट्स को इस प्लान के बारे में पता चलता है तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि वो मार्क को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ से स्टोरी एक नए और डेंजरस रेस्क्यू मिशन की तरफ बढ़ने लगती है। नासा जब रिच पर्नेल का प्लान दोबारा एनालाइज करता है तो उन्हें समझ आता है कि अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाए तो ये प्लान काम कर सकता है। इस प्लान का मतलब था कि हर्मीज स्पेसशिप जो ऑलरेडी अर्थ की तरफ वापस आ रहा था उसे दोबारा मार्स की तरफ भेजना होगा। लेकिन इस मिशन को पॉसिबल बनाने के लिए एक और रॉकेट लॉन्च करना जरूरी था जो हर्मीज तक एक्स्ट्रा फ्यूल और सप्लाईज पहुंचा सके। नासा ने चाइना की स्पेस एजेंसी की मदद लेने का फैसला किया। चाइना ने अपना पावरफुल रॉकेट प्रोवाइड किया जिससे एक सप्लाई कैप्सूल लॉन्च किया गया। ये कैप्सूल स्पेस में जाकर हर्मीज स्पेसशिप से कनेक्ट हो गया।
इसके बाद हर्मीज के एस्ट्रोनॉट्स को प्लान बताया गया कि वो अपना स्पेसशिप ग्रेविटी असिस्ट मनोवर यूज करते हुए दोबारा मार्स की तरफ ले जाएंगे। क्रू ने बिना झिझक इस डेंजरस मिशन के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो मार्क को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ मार्स पर मार्क को भी रेस्क्यू प्लान के बारे में बता दिया गया, लेकिन उसे एक बहुत रिस्की काम करना था। उसे एरीज 4 मिशन के MAV रॉकेट तक पहुंचना था, जो मार्स के दूसरे एरिया में लैंड होने वाला था। ये जगह मार्क की करंट लोकेशन से लगभग 3200 किलोमीटर दूर थी। मार्क ने अपनी रोवर को मॉडिफाई किया और उसमें एक्स्ट्रा बैटरीज, सोलर पैनल्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल किया। इस तरह उसने एक लंबी जर्नी के लिए अपना व्हीकल तैयार कर लिया। फिर वो मार्स के सुनसान डेजर्ट में एक बहुत लंबी और तन्हा जर्नी पर निकल पड़ता है। कई दिन की मुश्किल ड्राइव के बाद मार्क आखिर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां एरीज 4 का MAV रॉकेट खड़ा होता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। रॉकेट को स्पेस तक पहुंचने के लिए हल्का बनाना जरूरी था, इसलिए मार्क ने रॉकेट के अंदर का बहुत सा इक्विपमेंट निकाल दिया और उसकी आउटर शेल का कुछ हिस्सा भी हटा दिया ताकि वेट कम हो जाए। अब सब कुछ फाइनल स्टेज पर था। अर्थ पर नासा और स्पेस में हर्मीज क्रू सब मार्क के लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो वक्त आ जाता है जब मार्क MAV रॉकेट में बैठकर लॉन्च सीक्वेंस स्टार्ट करता है। रॉकेट जोरदार आवाज के साथ मार्स की सरफेस से ऊपर उठता है और सीधा स्पेस की तरफ बढ़ने लगता है। स्पेस में हर्मीज स्पेसशिप मार्क की ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक कर रहा होता है। प्लान के मुताबिक मार्क को हर्मीज के बिल्कुल पास से गुजर जाना था ताकि क्रू उसे पकड़ सके, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है और मार्क का रॉकेट हर्मीज से थोड़ा दूर निकल जाता है। अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। कमांडर लुइस एक रिस्की डिसीजन लेती है। वो अपने स्पेस सूट में बाहर निकलती है और मार्क तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन डिस्टेंस अभी भी ज्यादा था। तब मार्क एक क्रेजी आइडिया देता है। वो अपने स्पेस सूट के ग्लव्स में एक छोटा सा होल कर देता है ताकि सूट से निकलने वाली हवा उसे रॉकेट की तरह आगे पुश करे। ये आइडिया बहुत डेंजरस था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मार्क धीरे धीरे हर्मीज की तरफ मूव करने लगता है और आखिर कमांडर लुइस उसे पकड़ लेती है। जैसे ही वो मार्क को स्पेसशिप के अंदर लेकर आते हैं, पूरी टीम खुशी से चीयर करने लगती है। इतने महीनों की स्ट्रगल के बाद मार्क आखिर सेफ रेस्क्यू हो चुका होता है। कुछ वक्त बाद सब एस्ट्रोनॉट सेफली अर्थ वापस आ जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि मार्क वॉटनी अब नासा में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन चुका है और नए एस्ट्रोनॉट्स को सर्वाइवल और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सिखा रहा होता है। उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है कि अगर इंसान हिम्मत और साइंस का साथ ना छोड़े तो सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकता है। और इसी पावरफुल मैसेज के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।